अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और उम्मीद करती हूँ कि आप भी बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। क्योंकि मेरी पिछली वीडियोस बहुत ज़्यादा लेंदी होती जा रही हैं, इसलिए मेरी कोशिश है कि मैं आइंदा आने वाले वीडियोस को बहुत ही ज़्यादा मतलब शॉर्ट करूँ और मतलब अपनी समरीज़ के हिसाब से अपनी वीडियोस को बनाऊँ और आप तक शेयर करूँ, ताकि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और आप इंटरेस्ट के साथ उस वीडियोस को देख सकें और कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। आज मैं जिस चीज़ पर लेक्चर तैयार करके लाई थी और जिस चीज़ पे मैं आज बात करने वाली हूँ वो है आज फिर इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स का एक नया चैप्टर सप्लाई। डिमांड पे हम पहले बात कर चुके हैं और डिमांड के बारे में थोड़ी सी हम अपनी मेमोरीज को रिकॉल करते हैं कि डिमांड और जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो हमेशा जो प्राइसेस के साथ इन्वर्स रिलेशनशिप रखती है। प्राइसेस के साथ जो है जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो कम होती जाएगी, और जैसे जैसे प्राइसेस कम होंगी क्वांटिटी डिमांडेड हमारी इंक्रीज़ होगी। बट ऑल द अदर थिंग विल रिमेन सेम एंड ऑल अजम्पशंस को फुलफ़िल करते हुए ये लॉ वर्क करेगा। इसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई भी है। सबसे पहले तो हम अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं अपनी सप्लाई के साथ। सप्लाई क्या है? आपकी डिमांडेड गुड्स का मार्केट में अवेलेबल होना सप्लाई कहलाता है। ठीक है। आपको जिस चीज़ की नीड है, आपको जिस चीज़ की डिज़ायर है, आपकी सेटिस्फेक्शन जो चीज़ हाई कर रही है उस चीज़ का मार्केट के अंदर अवेलेबल होना सप्लाई कहलाता है। ठीक है। अब हम थोड़ी सी बुकिश डेफिनेशन देख लेते हैं। सप्लाई इज़ द अमाउंट ऑफ गुड्स अवेलेबल। जो भी चीज़ मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी, सप्लाई जिस चीज़ के मार्केट के अंदर अवेलेबल होगी वो चीज़ हमारी क्या कहलाएगी? क्वांटिटी सप्लाइड। ठीक है। अब बात ये आती है कि सप्लाई कहाँ से आती है, कौन करता है, कितनी करता है और कैसे करता है। सप्लाई जो है वो हमेशा प्रोड्यूसर्स या मैन्युफैक्चरर्स करते हैं। ठीक है। प्रोड्यूसर्स और मैन्युफैक्चरर्स को ये कैसे पता लगता है कि उन्होंने कितनी सप्लाई करनी है? ये हमारी मार्केट के अंदर जो डिमांड होती है उससे पता लगता है कि हमने किस चीज़ की कितनी सप्लाई मार्केट के अंदर रखनी है। इसके पीछे बहुत सारी जो वो इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम कर रही होती हैं कि आपने किस चीज़ को कितना मार्केट के अंदर सप्लाई करना है, ताकि मार्केट की जो मनी है वो स्टेबल रहे। एक ही चीज़ पर लोग खर्च ना कर दें, या एक ही इंडस्ट्री को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट ना होना शुरू हो जाए। इन सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हर मैन्युफैक्चरर को, हर प्रोड्यूसर को इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करवाया जाता है कि वो जितनी क्वांटिटी डिमांडेड है उसी के ऊपर ही काम करेंगे। ठीक हो गया। क्वांटिटी डिमांडेड कितनी है ये कैसे पता लगता है, आगे मैं इस कैजुअल्स के साथ बात करूँगी आपसे, लेकिन फ़िलहाल सिर्फ सप्लाई और लॉ ऑफ सप्लाई पर फोकस करें। द लॉ ऑफ सप्लाई, लॉ क्या है सप्लाई का? वो ये कहता है, जो जैसे डिमांड का लॉ था वो तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए लाइक उसकी अजम्पशंस को फुलफ़िल करेंगी। अगर जितनी भी अजम्पशंस है वो फुलफ़िल करेंगी और ऑल द थिंग्स रिमेन सेम होंगी, हर चीज़ जो है वो अपनी टाइम से पहले या अपनी लॉ ऑफ डिमांड को फुलफ़िल करते वक्त वो चीज़ें अगर चेंज नहीं हो रही होंगी तब लॉ ऑफ डिमांड काम करेगा, अदरवाइज़ लॉ ऑफ डिमांड नहीं काम करता। ठीक है। इसी तरीके से लॉ ऑफ सप्लाई भी है। लॉ ऑफ सप्लाई क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ सप्लाई, द हायर द प्राइसेस द लार्जर द क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड। जितनी ज़्यादा प्राइसेस हाई होंगी, एक गुड की प्राइस जितनी ज़्यादा हाई होगी उसकी प्रोडक्शन उतनी ही ज़्यादा बढ़ा दी जाएगी। क्वांटिटी डिमांड की जब हम बात कर रहे थे उस वक़्त हम कंज्यूमर थे और हम कंज्यूमर के हिसाब से ही बिहेव कर रहे थे कि प्राइसेस के कम होने से हमें प्रॉफिट हो रहा था, यानी कि प्रॉफिट क्या कह लें कि हमें बेनिफिट हो रहा था, हमारा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हाई हो रहा था। दैट इज़ वाई वी वर रिटेलिएट एट दैट टाइम। लाइक अगर एक सेल की बात की जाए किसी ब्रांड पर कि एक ड्रेस जो था वो 2400 का था और आप 2400 का एक लॉन का ड्रेस लेकर यूज़ कर रहे थे, लेकिन अब जबकि 50% ऑफ लग गया, वही 2400 वाला ड्रेस 1200 में आ गया। आपकी परचेजिंग पावर सेम है लेकिन आप 2400 में एक की बजाय दो ड्रेसेस ले लोगे। इसका क्या मतलब हुआ कि प्राइसेस के कम होने की वजह से आपने क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ कर दिया। सेम लेवल पर आपने जो प्राइसेस थी, आपकी जो परचेजिंग पावर का जो लेवल था उस सेम लेवल पर आपने अपनी क्वांटिटी डिमांडेड को इंक्रीज़ किया था। अब जब सप्लाई की बात कर रहे हैं, यहाँ पर आपने अपने आप को मैन्युफैक्चरर अज्यूम करना है। यहाँ पर आप अपने आप को एक प्रोड्यूसर समझेंगे। ठीक है। और अब आप अपने बेनिफिट के हिसाब से अब आप अपने लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन यानी कि अपने रेवेन्यूज़ को जितना बढ़ाएंगे, ये मतलब एक प्रोड्यूसर के लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन है ना कि वो जो मार्केट में जितनी चीज़ देगा उसका रेवेन्यू बढ़ेगा, उसका प्रॉफिट बढ़ेगा, तो वो उस चीज़ को एंजॉय करेगा
जो भी बंदा बिजनेस करता है वो अपने रेवेन्यूज़ के लिए करता है, अपने प्रॉफिट्स के लिए करता है। जब प्रॉफिट्स बढ़ते हैं तो उसका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ता है ना। तो यहाँ पर भी हम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ही इसको कहेंगे कि जब भी आप किसी चीज़ को प्रोड्यूस करेंगे और उससे आपकी अगर इनकम में इंक्रीज़ आएगा, अगर आपकी प्रॉफिट बढ़ेगा, तो दैट मीन्स कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन इंक्रीज़ कर रहा है। ठीक है। जब एक गुड आप प्रोड्यूस कर रहे हो 10 रुपीज़ की और वो अचानक से प्राइसेस इंक्रीज़ होने की वजह से वो 10 से 15 पर मूव कर जाती है, तो जो जो आपको प्रॉफिट पहले 10 रुपीज़ का था, अब वो आपका प्रॉफिट 15 रुपीज़ का है। दैट मीन्स कि आपका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन बढ़ रहा है और अब आप अपनी गुड्स को ज़्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करेंगे। यही लॉ ऑफ सप्लाई कहता है। यहाँ पर जो दो एरोज़ हैं, रेड एंड ब्लू, फर्स्ट वन कह रहे हैं कि एज प्राइसेस इंक्रीजेज the supply or the quantity supplied will be increase. As the prices falls, the quantity supply also falls. ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। How does the law of supply work? अब यहाँ पर हम बात करेंगे लॉ ऑफ सप्लाई वर्क कैसे करता है। इकोनॉमिस्ट यूज द टर्म क्वांटिटी सप्लाइड। यहाँ पर मैंने पहले भी कहा कि हम क्वांटिटी डिमांडेड की बात हम करते थे डिमांड के लिए, यहाँ पर हम क्वांटिटी सप्लाइड की बात करते हैं। और यही जो है वो डिस्क्राइब करेगा कि एक प्रोड्यूसर ने इस स्पेसिफिक प्राइस के ऊपर कितनी गुड्स को प्रोड्यूस करना है और उसे मार्केट के अंदर सप्लाई करना है ताकि वो सेल की जा सके। ठीक है। अगर आप एक बात हमेशा याद रखिएगा, जब भी मार्केट के अंदर प्राइसेस अप होंगी, डिमांड फॉल करेगी। अगर डिमांड फॉल हो रही है और आप अपनी सप्लाईज़ को बढ़ाए जा रहे हैं क्योंकि प्राइसेस बढ़ी हुई है, तो यहाँ पर मार्केट इक्विलिब्रियम नहीं होगा। आपकी गुड्स, आपकी कमोडिटीज़ मार्केट के अंदर यूजलेस पड़ी रहेंगी और ये आपको अल्टीमेट एक नुकसान पहुँचाएगा आपके प्रोडक्शन को। इस वजह से जितनी मार्केट के अंदर डिमांड आएगी, आपने सप्लाई भी उतनी ही करनी है। आप प्राइसेस हाई होने की वजह से आप 10 की बजाय 100 चीज़ें मार्केट में नहीं छोड़ सकते, क्योंकि जब डिमांड ही नहीं होगी, जब प्राइसेस हाई होने की वजह से एक कंज्यूमर डिमांड ही नहीं करेगा, तो आपकी कमोडिटी यूज़ कौन करेगा? उस वक़्त फिर आपको अपनी प्राइसेस को कम करना पड़ेगा। आपको अपनी प्राइसेस, हो सकता है कि पहले आप जो 10 रुपीज़ का प्रॉफ़िट ले रहे थे, अब आपको 8 रुपीज़ के प्रॉफ़िट पे काम करना पड़े। तो एक प्रोड्यूसर या मैन्युफैक्चरर कभी भी इस तरह का लॉस बेयर नहीं करना चाहता। इस वजह से आपको अपनी सप्लाईज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस करना है कि मार्केट में जो डिमांड है, वो प्राइसेस के अप होने से कैसे मूव करती है, अपवर्ड जाती है, डाउनवर्ड जाती है। सप्लाई पे बंद के अगले का मतलब कंज्यूमर का कोई बिहेवियर नहीं है, आपकी इलास्टिक नहीं है, आपकी सप्लाईज इलास्टिक नहीं है या इन इलास्टिक नहीं है। अगर तो लोगों का कोई वो नहीं है, लाइक मेरे घर की नीड है इस वक्त एक दिन में 1 किलो आटा। अब आपकी प्राइसेस बढ़ेंगी या आपकी प्राइसेस कम होंगी। मेरी नीड है 1 किलो आटा, तो मैं अपने 1 किलो आटे की नीड कम नहीं कर सकती। लाइक मुझे अगर अपने 4 बच्चों को रोटी खिलानी है 1 किलो आटे में, तो वो उतनी ही रहेगी। मैं अपने बच्चों को एक की बजाय आधी रोटी नहीं कर सकती, क्योंकि ये उनकी नीड है। तो मैं एक की बजाय आधी रोटी नहीं कर सकती। इस वजह से प्राइसेस जैसी भी होंगी, मेरी जो क्वांटिटी डिमांड है वो सेम रहेगी और उस पर जो है मैं मतलब मेरी टोटली इनइलास्टिक डिमांड होगी। वहाँ पर मैं बात ही नहीं कर सकती इस चीज़ की कि नहीं जी मैं आज आधा किलो आटा कर देती हूँ क्योंकि प्राइसेस अप हो गई हैं। तो कुछ चीज़ों पे हम रिएक्ट करते हैं, कुछ चीज़ों पे हम रिएक्ट नहीं करते हैं, प्राइसेस जो भी हों। ठीक है। द प्रॉमिस ऑफ इंक्रीज्ड रेवेन्यू व्हेन प्राइसेस आर हाई इनकरेज फर्म्स टू प्रोड्यूस मोर। वही बात कि जब भी आपकी प्राइसेस हाई होंगी या प्रॉफिट आपका हाई होगा, रेवेन्यू डबल हो रहा होगा या रेवेन्यू से मतलब इंक्रीज कर रहा होगा, तो आप हमेशा प्रोड्यूसर चाहेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे, ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई करे। बट ज़्यादा से ज़्यादा सप्लाई कैन लीड यू टू दी लेस प्रॉफिट। वही बात कि जब प्राइसेस अप होंगी तो डिमांड कम हो जाएगी। इस वजह से आप ज़्यादा सप्लाई देके मार्केट में अपना लॉस ना करवा लें। तो इस वजह से आपको सोच समझ के फ़ैसला लेना है कि आपने सप्लाई कितनी करनी है मार्केट के अंदर। राइजिंग प्राइसेस ड्रॉ न्यू फर्म्स इनटू अ मार्केट एंड ऐड टू द क्वांटिटी सप्लाइड ऑफ अ गुड। ठीक है। प्राइसेस जो हैं वो हमेशा मार्केट के अंदर, जब भी प्राइसेस हाई होंगी तो सिर्फ आप ही प्रोड्यूसर नहीं होंगे, और भी बहुत सारे इस वक्त बिजनेस आइकन बैठे होंगे जिनकी नज़र होगी कि इस चीज़ पर अगर मैं इन्वेस्ट करूँगा क्योंकि मार्केट में इस चीज़ की डिमांड ज़्यादा है, अगर मैं इस चीज़ पर इस वक्त इन्वेस्ट करूँगा तो यकीनन मुझे इस चीज़ पर प्रॉफिट होगा। तो क्या होगा कि जब नए प्रोड्यूसर्स मार्केट के अंदर आएंगे तो वो भी कुछ न्यू प्रोडक्शंस देंगे मार्केट के अंदर,
जब उनकी न्यू प्रोडक्शंस मार्केट के अंदर आएंगी तो ऑब्वियसली जहाँ पर आपकी भी प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो माइट भी के लोग आपको कम यूज़ करें, उनको ज़्यादा यूज़ करना शुरू कर दें, और आप अपनी प्राइसेस हाई देखकर आप ज़्यादा से ज़्यादा मतलब प्रोड्यूस करके अगर मार्केट के अंदर दे देंगे तो आपको लॉस बेयर करना पड़ेगा। इस वजह से प्राइसेस को देखकर फ़ौरन रिटेलिएट नहीं करना, हमेशा सोच समझ के डिसीजन लिया जाएगा ताकि मार्केट इक्विलिब्रियम के अंदर रहे। If a company is already earning a profit by selling a good, then an increase in price, ceteris paribus, will increase the firm's profit. वही वाली बात जिसको हम मतलब मैं बार बार आपको कर रही हूँ कि अगर एक फर्म प्रॉफिट ऑलरेडी गेन कर रही होगी तो जैसे ही प्राइसेस में इंक्रीज होगा, अगर ऑल द अदर थिंग रिमेन सेम वाली सिचुएशन है कि अगर सारी की सारी अजम्पशन फुलफिल हो रही होंगी तो प्राइसेस के अप होने से फर्म का जो प्रॉफिट होगा वो भी अप होगा ना, क्योंकि आप जो पहले गुड 10 रुपये की दे रहे थे वो अब आप 12 रुपये की दे रहे हो, तो ऑब्वियसली फर्म ने 10 रुपये से 12 रुपये की तरफ गया तो 2 रुपीज़ मोर प्रॉफिट गेन किया। अच्छा, प्रॉफिट विल इनकरेज बोथ एग्जिस्टिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ द प्रोडक्ट एंड द न्यू प्रोड्यूसर्स टू एंटर इन द मार्केट। ये बात मैंने पहले भी की कि जब प्राइसेस अप होंगी, प्रॉफिट का लेवल अप होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ और सिर्फ सप्लायर्स ही मतलब वही जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे मैन्युफैक्चरर्स वही काम करेंगे, बल्कि न्यू बिजनेस आइकन्स भी इसके अंदर इन्वेस्ट करने की कोशिश करेंगे। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं मार्केट सप्लाई स्केड्यूल इज़ अ चार्ट। मार्केट सप्लाई का स्केड्यूल क्या होता है? सप्लाई स्केड्यूल वही होता है कि जिसके एक चार्ट है जिसके अंदर लिस्ट है हाउ मच ऑफ अ गुड ऑल सप्लायर्स विल ऑफर एट डिफरेंट प्राइसेस। मतलब कि जो भी नया भी एक मैन्युफैक्चरर आया है वो भी, और जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं आपके मैन्युफैक्चरर्स वो भी, ये सब मिलकर एक चीज़ पे डिसाइड करेंगे कि हमने इतनी मार्केट्स के अंदर अपनी चीज़ें देनी हैं। लाइक अचानक से बहुत ज़्यादा आप प्रोड्यूस नहीं कर सकते हो, अचानक से आप बहुत सारी गुड्स मार्केट के अंदर नहीं दे सकते, क्योंकि सिर्फ मैं अगर बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन कर दूँगी तो बाकी जो सप्लायर्स हैं उनका क्या होगा। तो फिर यहाँ पर मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा जो है आप समझ लो कि डिस्टर्बेंस पैदा होगी। यहाँ पर एक स्केड्यूल दिया हुआ है एक इंडिविजुअल का कि एक फर्म है जो एक दिन में एक पिज़्ज़ा का स्लाइस कित बनाती है, उसे कितने स्लाइसेस पिज़्ज़ा के बना के मार्केट के अंदर देने हैं और कितनी प्राइसेस वाले देने। सबसे पहले अगर आप इस तरफ जाएंगे, अपने राइट हैंड साइड पर आएँ तो आपको नज़र आएगा ये इंडिविजुअल का है, ये एक फर्म का है, ठीक है, सप्लाई स्केड्यूल। जो उसको सप्लाई स्केड्यूल दिया हुआ है कि आपने एक दिन में इतनी सप्लाईज़ बना के मार्केट के अंदर इंजेक्ट करनी है, इससे ऊपर आपकी सप्लाईज़ नहीं जाएंगी। और सप्लाईज़ बता रहे हैं वो जो कम प्राइसेस वाली हैं वो आपने 100 देनी है, और जो ज़्यादा सबसे ज़्यादा प्राइसेस वाली हैं वो 350 एक बंदा एक दिन में दे सकता है। इससे ज़्यादा आपकी सप्लाईज़ मार्केट के अंदर नहीं जानी चाहिए ताकि दूसरे प्रोड्यूसर्स भी गेन कर सकें। अच्छा, अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि जब हर मार्केट का बंदा उस लिमिट के अंदर रहकर अपनी प्रोडक्शन को रखेगा तो हर बंदा प्रॉफिट गेन कर सकेगा, क्योंकि लमसम जो मार्केट के अंदर इस वक्त क्वांटिटी डिमांड मौजूद है उसको फुलफ़िल करने के लिए हमें उतनी सप्लाईज़ का मार्केट के अंदर मौजूद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि पूरी मार्केट के अंदर अगर अज्यूम करते हैं कि 10 फर्म्स हैं जो मार्केट को लीड कर रही हैं, मार्केट के अंदर मौजूद हैं, वही 10 फर्म्स जो हैं वो मार्केट में प्रोड्यूस कर सकती हैं और मार्केट के अंदर अपनी गुड्स को इंजेक्ट कर सकती हैं, तो फिर क्या होगा कि वो जो 50 पैसा में एक पिज़्ज़ा का स्लाइस बना रहे थे और एक फर्म एक स्लाइस एक दिन में 100 स्लाइस दे रही थी, तो मार्केट के अंदर स्लाइसेस कितने मौजूद होंगे? 1000। क्योंकि एक फर्म ने अगर 100 दिए तो 10 फर्म्स ने कितने दे दिए? 1000। इसी तरीके से जो $3 वाला पिज़्ज़ा का स्लाइस है वो मार्केट के अंदर 350 एक फर्म देगी, तो लमसम 10 फर्म्स की एक मार्केट के अंदर 3500 पिज़्ज़ा स्लाइसेस मौजूद होंगे। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा, हम जो जितनी भी बुक्स को फॉलो करते हैं, हम जितनी भी जो चार्ट्स हैं, जो लिस्ट्स हैं या जितनी भी पॉलिसीज़ हैं, वो हम हमेशा जो बुक्स में हमें पढ़ाया जाता है वो डेवलप्ड नेशंस का पढ़ाया जाता है, जिनके पास बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जिनके पास परचेजिंग पावर बहुत हाई है, जिनकी जो इकॉनमी है वो बहुत तेज़ी से रन कर रही है,
और जिनके लोग जो है वो बहुत तेज़ी से रिटेलिएट करते हैं हर चेंज पर। प्राइस चेंज हो, वेदर चेंज हो, फैशन चेंज हो, कोई भी चेंज आए वो उस पर बहुत तेज़ी से रिटेलिएट करते हैं। बाय हुक और क्रोक, मतलब इसे आप अपनी बैड लक समझें या जो भी समझें, लेकिन हमें पढ़ना वही पड़ता है। भले हम थर्ड वर्ल्ड नेशन में हैं, हम डेवलपिंग सिचुएशन में हैं, हम टेक ऑफ सिचुएशन पे हैं, जहाँ पर भी हैं हमें पढ़ना डेवलप्ड कंट्रीज़ को ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पर पिज़्ज़ा स्लाइसेस की ऑप्शन ये देखकर मुझे ख़्याल आया कि $50 में जो पिज़्ज़ा स्लाइस मिल रहा है वो सिर्फ 1000 मार्केट के अंदर मौजूद हैं, यानी कि ये डिमांड करने वाले, ये खाने वाले, ये लेने वाले लोग बहुत कम मौजूद हैं मार्केट के अंदर। जबकि जो $3 का एक पिज़्ज़ा स्लाइस मिल रहा है उसको लेने वाले 3500 लोग इस वक्त मार्केट के अंदर मौजूद हैं। तो ये किसी डेवलप्ड नेशन का ही स्केजुअल हो सकता है, किसी अंडर डेवलप्ड नेशन का स्केजुअल हरगिज़ नहीं है। अच्छा, अब सप्लाई कर्व की बात कर लेते हैं। इसमें थोड़ा-सा फिर वो डिमांड कर्व को थोड़ा-सा डिस्कस कर लेते हैं कि डिमांड कर्व में हमने आपको क्या समझाया था कि जैसे-जैसे प्राइसेस बढ़ेंगी, डिमांड जो है वो डिक्रीज़ करेगी, फॉल करेगी, जिसकी वजह से डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग था। ठीक है? जब प्राइसेस 10 थी तो हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड थी वो सिर्फ़ और सिर्फ 2 पर थी। जब हमारी प्राइसेस 10 से 8 पर आईं तो वो 2 से 3 पर चली गईं। जब वो 8 से 6 पर आईं तो वो 3 से 4 पर चली गई हमारी जो डिमांड थी। लेकिन सप्लाई में हमने आपको पहले ही बताया, जो लॉ ऑफ सप्लाई है वो ये कहता है कि जैसे जैसे प्राइसेस अप होंगी हमारी सप्लाईज़ भी अप होना शुरू हो जाएंगी। ठीक हो गया। जब प्राइस सप्लाईज़ जो प्राइसेस हैं वो अप होंगी तो क्वांटिटी सप्लाइड भी अप होना शुरू होंगी। दोनों चीज़ें जब अप होंगी तो इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जो सप्लाई कर्व है वो अपवर्ड स्लोपिंग होगा। अपवर्ड स्लोपिंग होने की वजह से एक पॉजिटिव कर्व बनेगा, जो कि प्राइसेस 50 है, जब 0.5 है तो हम 1000 बना रहे हैं, और जब हमारी प्राइसेस चली गई $3 पर तो 3500 हमारे पिज़्ज़ा स्लाइसेस मार्केट के अंदर आ रहे थे। और ये एक ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें आप देख सकते हो कि ये एक पॉजिटिव ट्रेंड शो कर रहा है जिसमें आपका कर्व अपवर्ड स्लोपिंग है। ठीक हो गया। डिमांड के लिए मैं अपनी जो प्रीवियस वीडियो है उसको नीचे लिंक कर दूंगी, वहाँ से आप उसको डिमांड को सुन लीजिएगा। यहाँ पर मैंने आपको सप्लाई का पूरा समझा दिया। इंशाल्लाह बहुत जल्दी नई वीडियो में मार्केट इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करूँगी कि कहाँ पर हमारा मार्केट इक्विलिब्रियम होगा, कहाँ पर हमारी सप्लाई हमारे डिमांड के साथ मिल जाएगी, हमारी जो क्वांटिटी डिमांडेड है वो क्वांटिटी सप्लाई से मिलना शुरू हो जाएगी, और फिर मार्केट में इक्विलिब्रियम कैसे होगा